नमस्कार। वन दरोगा मुख्य परीक्षा में आज एक नए चैप्टर को देखने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन। इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट देखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के बीच उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ओइकास व लोगोस से मानी जाती है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में रिटर ने किया था। जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकल ने सर्वप्रथम 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के नाम से किया। ओइकास का शाब्दिक अर्थ वासस्थान और लोगोस का शाब्दिक अर्थ अध्ययन है। अर्नस्ट हैकल के अनुसार पर्यावरण और जीव विज्ञान के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधों एवं जंतुओं तथा उनके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, वरन मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी में समष्टियों, समुदायों, पारितंत्रों, बायोम एवं जैव मंडल भी सम्मिलित है। अब परिभाषा को हम लोग देखेंगे। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। अब इकोसिस्टम देखते हैं, जिसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा वर्ष 1935 में किया गया। टांसले ने के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तत्वों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जैविक तथा अजैविक संघटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थित स्थिति में होता है। यह खुला तंत्र होता है तथा विभिन्न प्रकार का हो सकता है। सामान्यतः जीवमंडल के सभी संघटकों के समूह जो पारस्परिक क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इको सिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। आगे देखते हैं। जैवमंडल मिट्टी, शैल, जल और वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चारों तरफ मंडल के रूप में फैली हुई बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र है। अब देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। उनको एक बॉक्स में दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, लिखा है, अवश्य देखें। तो चलिए क्या क्या देखने वाला है देख लेते हैं। इसमें पहला है पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है वातावरण एवं जीव समुदाय का। इकोलॉजी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता थे तो रिटर थे। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित किया तो अर्नस्ट हैकल ने किया था। पारिस्थितिकी के जनक, इकोसिस्टम के जनक कौन थे तो अर्नस्ट हैकल थे। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक। पारिस्थितिकी के अन्य नाम हैं समुदाय विज्ञान, फ्रेडरिक क्लीमेंट्स, वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास, चार्ल्स एल्टन। पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की एक दशा किसने कहा है तो मेडॉक्स ने कहा है 1972 में। अब देखते हैं। और पारिस्थितिकी अनेक अध्येताओं के लिए संरक्षण पर्यावरण के पर्यायवाची हैं। यह कथन किसका है तो ये पार्क का है 1980। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया तो जी टांसले ने किया। ये एग्जाम में पूछता है बार बार। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है तो वह है पारिस्थितिक तंत्र। जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं तो वह है अपघटक। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है वो है ऊष्मा। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण को कहते हैं तो वो कहते हैं इकोक्लाइन क्षेत्र। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक कार्यशील इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। सभी कुछ भोजन के रूप में खाते हैं, इन्हें सर्वभक्षी कहते हैं। जैसे मनुष्य जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का भोग करते हैं उनको सर्वभक्षी कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं, जैसा कि मनुष्य है। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये प्रीडेटर्स कहलाते हैं। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दो संघटक होते हैं, तो उन सबको देख लेते हैं। यहाँ पे एक चार्ट के रूप में बताया गया है।
जैविक घटक है। जैविक घटक में ही आपके 3 स्टेज होते हैं, 3 प्रकार होते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या वियोजक। अब उत्पादक जो होता है वो पादप जगत से संबंधित होता है, और उपभोक्ता जो आता है वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होता है। ठीक। और अपघटक, वियोजक में आपके वायरस, बैक्टीरिया ये सब आ जाते हैं। वहीं पे देखेंगे अगर हम अजैविक संघटक, तो इसमें 3 भाग होंगे: अकार्बनिक, कार्बनिक, भौतिक। अब अकार्बनिक में आपके आ जाएंगे जल, लवण, गैसें। कार्बनिक में हो जाएंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ह्यूमस। कार्बनिक का मतलब ये होगा कि इसमें कार्बन पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन में भी कार्बन होंगे। और इसे भौतिक में देखेंगे तो भौतिक में आपके आ जाएंगे ऊर्जा, प्रकाश, ताप, वायु। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसमें जैविक संघटक में क्या क्या पढ़ना है। यह घटक जीवित वस्तुओं का है जो पारिस्थितिकी तंत्र को आकार प्रदान करते हैं। सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए, प्रजनन तथा वृद्धि के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, जिससे विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है। हरे पौधे इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वे जीवधारी जो दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं या रहते हैं और स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, वे स्वयं पोषी कहलाते हैं, जैसे सभी हरे पौधे। वे जीवधारी जो भोजन हेतु सर्वदा दूसरे पर आश्रित रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। जैविक घटकों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अभी चार्ट में भी हम लोग देखे हैं। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। उत्पादक में हम लोग देखेंगे, उत्पादक मुख्य रूप से पादप जगत तथा या हरे पेड़ पौधों में जो स्वयंपोषी पौधे होते हैं को शामिल करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन तथा जल का उपचयन होता है। एग्जाम में पूछता है प्रकाश संश्लेषण में CO2 का, ठीक है, किस रूप में लिया जाता है और जल की क्रिया में क्या होता है, तो वो जल का किस क्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आप लोग बताओगे CO2 का अपचयन और जल का उपचयन होता है। ठीक। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्रायः जड़ युक्त पौधों, शाक, झाड़ी तथा वृक्ष हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप, पल्वक नामक पल्वक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। पर्यावरणीय स्थिति अनुकूल होने की दशा में पादप पल्वक इतना भोज्य पदार्थ उत्पादित करते हैं जितना कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में बड़ी झाड़ियाँ या बड़े वृक्षों द्वारा तैयार किया जाता है। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। प्राथमिक उत्पादक हैं विभिन्न तरह के शैवाल, बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियाँ तथा शाकी पौधे, विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली छोटे शाकी पौधे, उपस्थित फसल के पौधे। उपभोक्ता में इसके अंतर्गत मानव सहित वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों को हरे पौधों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उत्पादकों हरे शाकी पौधों, झाड़ियों अथवा वृक्षों की पत्तियां आदि को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारी को मांसाहारी कहते हैं। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय। तो प्राथमिक उपभोक्ता में देखते हैं क्या पढ़ना है। वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाता है। चरने वाले पशु बकरी, खरगोश, ऊँट, गाय, हिरन, टिड्डा और चूहा इसी श्रेणी में आते हैं। अब देखते हैं द्वितीय उपभोक्ता। वह उपभोक्ता जो अपने भोजन हेतु शाकभक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहता है। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, जैसे हिरन का भेड़िया द्वारा, चूहे का बिल्ली द्वारा और शाकाहारी मछली का मांसाहारी मछली द्वारा खाया जाना। मेढक मांसाहारी मछली, बिल्ली तथा भेड़िया द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। एग्जाम में पूछ देगा कि मेढक किस श्रेणी में आएगा, किस प्रकार के, तो आप लोग बताओगे द्वितीय श्रेणी। तो ऐसे ही पूछते रहेगा। टिड्डा का पूछ देगा तो वो बताएंगे आप टिड्डा का कि प्रथम में आता है। ठीक। तृतीय में अब देखेंगे तो तृतीय उपभोक्ता में इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं, जैसे बाज, बड़ी शार्क, शेर, बाघ आदि। अब देखते हैं थर्ड, अपघटक या मृतजीवी। वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृतक वनस्पतियों और जंतुओं को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं तथा इसी प्रक्रिया के द्वारा वे अपना भोजन भी उन्हीं मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु आते हैं। अपघटनकर्ता मृत पौधे एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, मतलब स्कैवेंजर कहा जाता है इंग्लिश में। अब अजैविक संगठन में देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अजैविक घटकों में मृदा, जल, वायु तथा प्रकाश ऊर्जा आदि आते हैं। अजैविक तंत्र के अंतर्गत बहुसंख्यक अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि आते हैं।
इसके अंतर्गत रासायनिक एवं भौतिकी प्रक्रियाएं, ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, दावानल, जलवायु तथा मौसमी दशाएं आदि भी सम्मिलित हैं। अजैविक संगठन को कार्बनिक, अकार्बनिक एवं भौतिक 3 घटकों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कार्बनिक संघटक। इसके अंतर्गत मृत पौधों एवं जंतुओं के कार्बनिक पदार्थों और यौगिकों जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और उनके अपघटन द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया और ह्यूमस आदि शामिल हैं। कार्बनिक संघटक जैविक एवं अजैविक संघटकों में संबंध स्थापित करते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक भाग मिलकर निर्जीव वातावरण का निर्माण करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहती हैं उसे खड़ी अवस्था कहते हैं। अब दूसरा है अकार्बनिक संघटक। इसके अंतर्गत जल, मृदा, विभिन्न खनिज लवण यथा फास्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन आदि आते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न वायुमंडलीय गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि शामिल होते हैं। तीसरा है आपका भौतिक जलवायु संघटक। तो भौतिक जलवायवीय संघटक में हम देख रहे हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के जलवायुकरण कारक जैसे तापमान, हवा, प्रकाश, वर्षा और स्थलाकृत वायुमंडलीय दाब आदि प्रमुख हैं। हरे पौधों के पर्णहरिम द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण की जाती है। अब देखेंगे इकोटोन। इकोटोन से एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। किसको कहते हैं? इकोटोन एक ऐसा क्षेत्र है जो 2 पारिस्थितिक तंत्रों के बीच एक सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। तो यही पूछेगा, कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा? 2 पारिस्थितिक तंत्रों के बीच एक सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है, उसे जाना जाता है इकोसिस्टम, इकोटोन। इस तरह से करके दिया रहेगा तो आप बताओगे क्या होगा इसका इकोटोन। उदाहरण, एक नदी और उसके नदी तट के बीच दलदली भूमि का क्षेत्र हो सकता है। इकोटोन पर्यावरणीय महत्व से संबंधित है, चूँकि यह क्षेत्र 2 पारिस्थितिक तंत्रों या बायोम के बीच परिवर्तन है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इसमें जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की एक विशाल विविधता, ठीक है, विविधता शामिल है, क्योंकि यह क्षेत्र दोनों सीमावर्ती पारिस्थितिक तंत्रों से प्रभावित है। इकोटोन के उदाहरणों में दलदली भूमि, सूखे और गीले पारिस्थितिक तंत्रों के बीच मैंग्रोव वन, स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के बीच घास के मैदान, रेगिस्तान और जंगल के बीच, और मुहाना खारे पानी और मीठे पानी के बीच शामिल हैं। ढलानों पर जलवायु परिस्थितियों में बदलाव के कारण पर्वत श्रृंखलाएं भी इकोटोन बना सकती हैं। अब देखेंगे पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? पारिस्थितिक संतुलन एक शब्द है जिसका उपयोग जीवित जीवों जैसे मनुष्यों, पौधों और जानवरों और उनके पर्यावरण के बीच संतुलन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सामंजस्यपूर्ण संबंध एक स्वस्थ और वांछनीय पारिस्थितिक संतुलन को दर्शाते हैं। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मनुष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अन्य जीवों की तुलना में उसके पास उच्चतम विचार क्षमता है। पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाला प्रकाश संश्लेषण एक अच्छे वातावरण के निर्माण में योगदान देता है, जो सभी जीवों के अस्तित्व को स्थिर करता है। सभी जीवित जीवों के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता और उनकी स्थिरता पारिस्थितिक संतुलन के अस्तित्व को दर्शाता है। इसलिए यह संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पर्यावरण के अस्तित्व और स्थिरता को सुनिश्चित करता है। अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्येक जीव को अपेक्षित रूप से विकसित करने और पुनः पेश करने में सक्षम बनाता है। उन्हें जीवित रखने के लिए उन्हें पर्याप्त भोजन मिलता है। पारिस्थितिक संतुलन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवों के निरंतर अस्तित्व की ओर जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी विशेष शैली का दुरुपयोग या अति प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, वनों की अत्यधिक गिरावट को रोकने के लिए कृषि और संसाधन उपयोग जैसी मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। वनों की कटाई से सूखा पड़ता है। सूखा खाद्य उत्पादन को कम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपर्याप्त भोजन होता है। अपर्याप्त भोजन से भूख और बाद में मृत्यु होती है। इस प्रकार कुछ प्रजातियों का अस्तित्व कम हो जाता है। पारिस्थितिक संतुलन जीवों और पर्यावरण की स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह जीवों के प्रजनन और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। यह बाढ़, सूखा, प्रेरित भूख, तूफान जैसे पारिस्थितिक असंतुलन से मुक्त एक स्थिर वातावरण विकसित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है कि एक स्थिर वातावरण बनाए जाए। मानवीय गतिविधियों
गतिविधियां पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित करती हैं। वृक्षारोपण और घटते वनों की कटाई से अवांछित जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। अत्यधिक जंगली जानवरों के निवासियों का नियंत्रण वांछित जनसंख्या वृद्धि सुनिश्चित करता है। इसलिए एक व्यक्ति पारिस्थितिक संतुलन के निर्माण और रखरखाव में सकारात्मक योगदान दे सकता है। पारिस्थितिक संतुलन दुनिया के अस्तित्व के बारे में बताता है। पृथ्वी के निवासी जैसे मनुष्य, पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीव जीवित रहते हैं। ये प्रजातियां प्रजनन और विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्राप्त करती हैं। ये हो गए पूरे थ्योरी। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें बहुविकल्पी प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला है पहला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट हैकेल किस कल्पना से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी वाला होगा, पारिस्थितिकी। दूसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो अध्ययन है जीव और वातावरण का। ए ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं थर्ड, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो घास का मैदान है, घास का खेत, क्या बोल रहा है, धान का खेत। ये ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो आपका हरे पौधे हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, पांचवा है, पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं हम लोग, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। ठीक, तो ये क्या है आपका? सही है। दूसरा है, खाद्य श्रृंखला एक जात की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निदर्शन करती है। तो ये भी क्या है? गलत, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन जो पहला होगा वही सही होगा, यानी ए वाला इसका सही होगा। देखते हैं छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित जलवायुवी कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालते हैं? तो पवन है जो कम प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? तो ऊर्जा पिरामिड से होता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सही है। तो इसमें अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, तो ये क्या होगा? ये गलत होगा। पोषकों को सतह पर लाकर, तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और तीसरा है, अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर, तो ये गलत हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में दूसरा दिया है कि नहीं। हाँ, बी वाला है, तो वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखते हैं नौवां क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो स्रोत कौन सा? सौर ऊर्जा है। ठीक है, ब्रह्मांड का ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो आपका लकड़ी काटने से। ये ऑप्शन इसका सही होगा। 11वां है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो उलट जाता है किसमें? तालाब में। ठीक है, अब नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो वो किया था टांसले ने। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है, घास स्थली परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। ठीक है, घास हो गया, वन जंगल हो गया, इन सब का क्या होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डिफ इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो वो किए थे ग्रिनेल ने, ग्रिनेल नहीं, अर्निज नेस ने। डी ऑप्शन इसका सही होगा। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो वो किया था ग्रिनेल ने, यहाँ पे होगा ग्रिनेल। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो वो है संक्रमण, इकोटोन। ये ऑप्शन इसका सही होगा। 17वां है, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्रभूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो आपका देखते हैं, पहला है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करना। ठीक है, तो ये तीनों क्या होंगे? सही होंगे, यानी डी ऑप्शन उपयुक्त सभी हेतु सही है। नेक्स्ट है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है।
तो इसमें देखते हैं, वर्णन करता है व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन एक समर्थन सेवा है? तो वो पोषक चक्रण एवं फसल परागण, यही होगा सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, जो सही होगा उसको यहाँ पे बताएंगे। हरे पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र, तो यही क्या होगा? सही होगा सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है, तो वो आपका तालाब एवं दलदल, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो किससे संबंध नहीं है? औद्योगिक प्रबंधन से, सी ऑप्शन औद्योगिक प्रबंधन। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसको प्रदान की गई है? तो अर्नेस्ट हैकेल को प्रदान की गई है, ये ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो हम पढ़ते हैं सबको। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, तो ये सही नहीं होगा। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या में अधिक होते हैं, ये भी सही नहीं होगा। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ये सही होगा। उत्पादक हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, नेक्स्ट है, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है, तो ये भी सही नहीं होगा, एक ही को यहाँ पे देखना था। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, तो वो है जैव भू रसायन तंत्र। एग्जाम में पूछता है बहुत ही, ऑप्शन ए को रट डालिएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है। ठीक, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। लिंडेमान का जो नियम है वो भी यही कहता है, कहने का मतलब यहाँ पे अगर कहा जाए लिंडेमान रूल तो वही यहाँ पे लागू होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, पारिस्थितिकी का अन्य नाम वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने दिया है? तो वो चार्ल्स एल्टन ने दिया है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो वो है तालाब। ठीक, नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सूर्य प्रकाश। अभी हम बताएं ब्रह्मांड का ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य ही है, तो सूर्य प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? तो वो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होगा? सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जहाँ सदाबहार वन पाए जाएंगे वहाँ बारिश, और बारिश के बाद वहाँ पे विविधता इसलिए होती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो वो आपका है सागरीय महासागर। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, अगर आप अदर एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिलता जरूर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो बताइए क्या होता है? उत्पादक होता है, उपभोक्ता, उसके बाद घटक होता है, तो ये आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, तो जैविक अजैविक घटक हैं, बायोटिक अबायोटिक। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? तो देखते हैं, पहला है, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी क्रियात्मक भूमिका को सहन कर सकती है, तो ये क्या है? सही है। दूसरा है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो जो ऑप्शन ऑप्शन हाँ बी जो होगा वो सही होगा, दोनों सही है कथन। इस तरह से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। आई होप कि आपको आया होगा पसंद। तो शुरू में भी हम कह चुके थे, ये अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।